सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी को नमस्ते। आज हम अगले सिद्धांत की चर्चा करेंगे। चौथा सिद्धांत है नेचुरोपैथी का। निसर्ग एक महान वैद्य है। तो वैद्य का अर्थ होता है उपचारक या फिर चिकित्सक। तो ये जो नेचर है, ये जो निसर्ग है, ये कैसे वैद्य हो सकता है? अधिकतम लोगों की ये धारणा है कि वैद्य जो है वो बाहर बैठा है और कुछ अगर हमारे शरीर में बिगाड़ हो जाता है तो उस वैद्य से या उस डॉक्टर से हम कुछ उपचार लेकर जो भी कुछ बिगाड़ हुआ है उसे हम ठीक करेंगे। लेकिन बिगाड़ होने से पहले जो भी हीलिंग होती है वो कैसे होती है? हर समय तो हम बीमार नहीं पड़ते। कुछ जो कारण घटित हो जाता है तो उससे जो शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है, रोग बढ़ते हैं और फिर शरीर में जो उलथा-पुलथ हो जाती है तो उसके लिए शरीर ही उपचार कर देता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है। इस बात को रियलाइज करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को रियलाइज करते हैं कि प्रकृति एक महान वैद्य का काम करती है, प्रकृति एक चिकित्सक का काम करती है। जैसे कि कुछ हमने उल्टा पुल्टा खा लिया तो तुरंत जी मचलाता है और शरीर से बाहर वो उल्टी के माध्यम से फेंक दिया जाता है। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है वो सिद्धांत थ्रू सिद्धांत रिपीट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पहले भी सिद्धांत में इस एग्जाम्पल को लिया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल, जब भी फूड पॉइजन हो जाता है तो टट्टी के माध्यम से, लूज मोशंस के माध्यम से शरीर से बाहर उन दोषों को निकाला जाता है। अब ये हमारी मूर्खता है कि प्राथमिक स्तर पर ही हम उस उल्टी को या फिर लूज मोशंस को रोकना चाहते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैंने एक सिद्धांत आपको बताया था, तीव्र रोग शत्रु नहीं है मित्र है। लेकिन वो जो तीव्र रोग होते हैं उनकी जो लिमिटेशंस होती है वो भी ध्यान में आनी चाहिए, नहीं तो फिर जीवन ही खतरे में आ जाएगा। मान लो कि कोई ऐसे समझेगा कि मेरा शरीर साफ हो रहा है तो टट्टी हो रही है, 2 टट्टी हो गई है या 4 हो गई है, 6 हो गई है, और फिर उसके शरीर का जो जल का स्तर है वो घटते जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होते जा रहा है। तो फिर क्या होगा? पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाकर हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलने के बाद में वो रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो हमें इसी बात को प्रैक्टिकली समझना है कि कब तक राह देखनी है और आगे फिर कौन सा उपचार करना है। ठीक है, कुछ उपचार नेचुरोपैथी के भी होंगे जिसके माध्यम से जो भी कुछ सिम्टम्स हमें विषम लगते हैं उन्हें हम समता में परिवर्तित कर सके। लेकिन अभी तो हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सिद्धांत है, एक एक एग्जाम्पल से इस सिद्धांत को समझाया जा सकता है कि प्रकृति एक महान उपचारक है, प्रकृति एक महान चिकित्सक का काम करती है। कुछ दवाइयाँ हम खाते हैं, उस दवाइयों से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन शरीर उन इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर देता है और कुछ परिणाम जो है, जो विपरीत परिणाम जिसे साइड इफेक्ट कहा जाता है, तो उससे भी शरीर ही कम करता है। नाक में अगर कुछ जाए तो छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, गले में अगर कुछ जाए तो
खांसी के माध्यम से उसे निकालने की कोशिश शरीर के माध्यम से की जाती है। तो ये क्या है? ये शरीर का एक उपचार ही है, जो कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, महसूस नहीं कर पाते। और आप भी, जितने भी लोग अभी कोर्स में आपने जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो जैसे आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे। उससे पहले तो शायद आपने भी इस बात को महसूस नहीं किया होगा कि प्रकृति मूल में एक महान वैद्य का काम करती है। जब भी शरीर में दर्द होता है तो हम डिमांड करते हैं कि मुझे आराम की आवश्यकता है। ठीक है, अगर मन नहीं लग रहा है, शरीर में मरोड़े आ रही है, ठीक है, टोटल बॉडी एक हो रहा है, तो उसमें फिर एक डिमांड, अंदरूनी डिमांड की जाती है कि अभी मुझे सोना है। और जब हम सो के उठते हैं तो हमें फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि जो भी कुछ मुझे तकलीफ थी वो सारी निकल गई है। ठीक है, तो ये किसने ये डिमांड की और ये उपचार कैसे हुआ? तो ये प्रकृति का उपचार था। जब शरीर में एनर्जी लो हो जाती है तो भूख लगती है, तो फिर हम उस संवेदना को हम महसूस करते हैं और अन्न का ग्रहण करते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो ये भी एक उपचार है। ठीक है, अगर भूख लगे और सही समय पर अगर हम नहीं खाते हैं, यानी भूख लगने के बाद नहीं खाते, एक मैंने कहीं तो भी ये पढ़ा और या शायद सुना भी होगा कि खाने के लिए किसका इंतजार होना चाहिए, खाने के लिए किस बात का इंतजार होना चाहिए? तो खाने के लिए भूख का इंतजार होना चाहिए। अच्छी भूख लगने के बाद में ही खाना खाना चाहिए, या फिर भूख लगने के बाद में वेट नहीं करना चाहिए, राह नहीं देखनी चाहिए। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी महिलाएं, माता और बहनें, एक संस्कृति है, जो परंपरा है कि पहले पतिदेव खाना खाएंगे, उसके बाद में फिर वो खुद खाएंगे। तो भूख लगती है, पतिदेव नहीं आते हैं, भूख निकल जाती है, फिर आते हैं, खाते हैं, और बाद में ये खाती है, महिला खाती है। तो इससे क्या होता है, खाना खाया जाता है तो भूख तो निकल जाती है। एक तो संवेदना, एक तो सिम्टम, एक तो अलार्मिंग बॉडी ने आपको दिया था कि भूख लगी, अब खाना खा लो, बहुत अच्छी भूख लगी, अभी खाना खा लो। पाचन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो बहुत अच्छी है। अगर आप खा लेंगे तो खाना आपका अच्छा पच जाएगा। लेकिन क्या होता है, उस भूख को टाल दिया जाता है और फिर हम इसे ही कहा जाता है प्रकृति का अतिक्रमण। अधिकतम जो इंसान बीमार होता है, अधिकतम हम जो बीमारी के शिकार हो रहे हैं, समाज हमारा बीमारी का शिकार हो रहा है, तो कारण यही है, प्रकृति का अतिक्रमण। ठीक है, तो इस बात को जानना भी बहुत आवश्यक है कि अगर भूख लगे, प्यास लगे, है ना, मलमूत्र के अगर वेग आते हैं, तो तब क्या करना चाहिए, है ना। बहुत सारे कुछ भी काम होंगे तो उसे छोड़कर आप थोड़े से अलग हो जाए और जो वेग उत्पन्न शरीर में हुआ है उसका पालन करें। तो क्या होगा, फिर प्रकृति का अतिक्रमण नहीं होगा। रोगों का अधिकतम कारण प्रकृति का अतिक्रमण है ना। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ बातें अच्छी भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी बातें गलत हो रही है ना। खाने का टाइमिंग ठीक से उसका पालन नहीं किया जाता, सोने का टाइमिंग उसका कोई पालन नहीं किया जाता, ना उठने का समय, ना जागने का समय, ना सोने का समय, है ना। तो उससे क्या होता, प्रकृति का अतिक्रमण होता, और जैसे जैसे प्रकृति का अतिक्रमण होता है वैसे वैसे रोग हम पे हावी हो जाते हैं। और प्रकृति एक मौका देती है हमें कि हम जो भी कुछ परिणाम उत्पन्न हुआ है
उस परिणाम को हम काउंट्रैक्ट कर ले। अपने में ही एक मौका प्रकृति दे देती है, लेकिन बार बार अतिक्रमण के बाद में भी हम अतिक्रमण करना नहीं छोड़ते और फिर अतिक्रमण कर बैठते। फिर रोग ऐसा अतिक्रमण कर देते शरीर और मन के ऊपर कि बहुत कुछ उपचार के बाद में भी, दवाइयों के बाद में भी, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में भी उस रोग को पूरी तरीके से कम नहीं किया जाता। तो इस सिद्धांत से हमें यही समझना है, अगर प्रकृति एक महान वैद्य है, एक चिकित्सक है, एक उपचारक है, तो उस प्रकृति की सुने, है ना। अगर हम सुनेंगे, प्रकृति को नजरअंदाज नहीं करेंगे, ध्यान में लेंगे कि अभी करना क्या है, प्रकृति हमें क्या संकेत दे रही है, तो उस संकेत के अनुसार अगर हम चले, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, रात्रिचर्या को, आहारचर्या को अगर समझने की कोशिश करें, तो फिर हम एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन मुश्किल है थोड़ा इस बात को कहना कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। आज तो सब डॉक्टर भी बीमार हो रहे हैं, तो इस बात को कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कम से कम बीमार पड़ेंगे। और जो भी बीमारी आएंगी, उस बीमारी को हम सहजता से हटा पाएंगे। तो ऐसे समाज में ऐसी बीमारी आ जाती है, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि, है ना, ऐसे साधारण उपाय से तो बीमारी जाती नहीं है ना। 1-2 डॉक्टर, फिर 50-50 डॉक्टरों के बाद पास में जाकर भी बीमारी हट नहीं पाती है। तो ये ध्यान में ले, इस सिद्धांत से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और इस सिद्धांत को जानने के बाद में अब कुछ बातें तो यहाँ पर है, अभी मैंने जैसे बताया, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, रात्रिचर्या, है ना, तो कैसे ये होनी चाहिए आइडियली, है ना, आदर्श रूप इसका क्या होना चाहिए। तो हम जैसे सब्जेक्ट आगे आएंगे वैसे हम इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिद्धांत के स्तर पर अभी तो यह समझ लेना है कि जो भी प्रकृति का आंतरिक संकेत होगा, उस संकेत का हम पालन करेंगे और प्रकृति को सपोर्ट करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। जैसे प्रकृति को आप सपोर्ट करेंगे तो प्रकृति भी आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, सुख और दुख ये तो दो जीवन के जैसे दिन और रात है ना, चढ़ाव और उतार है। ऋतुएं जैसे बदलती है, वैसे तो सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं प्रकृति का, जो भी प्रकृति संकेत दे उसका पालन करने के बाद में कुछ भी दुख ना आए, ऐसे नहीं होगा, है ना। सुख के बाद दुख, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे है। लेकिन उस दुख को हम कम से कम महसूस करेंगे। ठीक है, समता को ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे। तो यही इस सिद्धांत का प्रयोजन है। ठीक है, धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, इस कामना के साथ इस बात को मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ।